अच्छा गाइस, तो आज के लेक्चर में हम जो है ना माई स्क्विल को समझेंगे और सीखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि माई स्क्विल जो है ना वो क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है। कोई आपसे पूछे माई स्क्विल के बारे में तो आप उसका क्या रिप्लाई देंगे, क्या जवाब देंगे। तो हम समझते हैं। और और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल आपने सही बोला कि हमारे जो है ना बैकएंड का एक पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। और हम बात करते हैं जब डेटाबेस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कि भाई हमें अपना डेटा रखना है, किसी परसिस्टेंट जगह पे रखना है जहां पे हमारा डेटा जो है वो एक लंबे तवील अरसे तक के लिए सेव रहे, एक बकायदा प्रॉपर हायरार्की में हो। और सबसे अच्छी बात कि हम उसको एक्सेस कर सकें जब चाहते हैं और जिस भी अंदाज से चाहते हैं, फौरन टाइम ना लगे और उसको हम प्रॉपरली एक्सेस कर सकें विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो हम यहाँ पे अपने डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। सिंपल है। तो हमारे पास बेशुमार डेटाबेस हैं, बेशुमार मैनेजमेंट सिस्टम है। को पता है यार, जब से हमारे पास जो है ना ये हुआ है कि हमारे पास बेशुमार मैनेजमेंट सिस्टम बन गए हैं जो किसी ना किसी चीज को मैनेज कर रहे होते हैं और उसका आपको एक इनसाइट, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ही हमारा मकसद होता है। अब माई स्क्वल की जब बात करते हैं, इसको कुछ लोग माई सीक्वल बोलते हैं, कोई माई स्क्वल बोलता है। ठीक है भाई। तो प्रोनाउंसिएशन से मसला नहीं है। तो माई स्क्वल जब भी हम बात करते हैं तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है ये? हाँ, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करता है। एक सिस्टम बनाया गया है, एक मशीन बनाई गई है जो कि मैनेज करेगी आपके सिस्टम को। अब जैसे यह एसी है, एसी ये एक सिस्टम है गाइस, आपको पता है क्या ये क्या मैनेज कर रही है बताओ? ये हमारे टेम्परेचर को मैनेज कर रही है। सही है। ये हमारे टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर रही है, मैनेज कर रही है। और उसको फील करते हुए अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि वो हमारे रूम एनवायरनमेंट को वो करेगा, फील करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। तो ये भी एक मैनेजमेंट सिस्टम कहलाया। ठीक है भाई। इसी तरह अगर हमारे डेटाबेस को मैनेज करना होगा तो हम मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें ये पता हो कि भाई हमारा मैनेजमेंट सिस्टम तो पता लग रहा है कि भाई मैनेज करेगा किसी चीज को, है ना भाई। हर इदारे का एक मैनेजर होता है जो कि तमाम एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा होता है, एम्प्लॉयज की सक्सेस और फेलियर में उनका हेल्प कर रहा होता है। तो ये डेटाबेस क्या है? तो गाइस जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस हमारे पास कुछ भी नहीं है कि एक डेटा का कलेक्शन है, एक डेटा का खजाना है जो कि स्टोर हुआ है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। और वो फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें से डेटा आप इजीली तौर पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और आसानी से एक्सेस कर सकते हो। और जो एक्सेस करने के लिए आप क्यूरी लिखते हो और जो आप मुंह से बोलते हो प्रॉब्लम, वो बहुत आसानी से, यानी कि जो है ना वो डेटा आपका एक्सेस हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एक डेटा का बहुत बड़ा कलेक्शन है। अब डेटा कहां से आएगा वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। यहां पे ये बताया गया है कि माइस्क्वेल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डेटाबेस जो है वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस, जिसको हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उस पे मल्टीपल मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस जो डेटा आता है हमारे पास वो मेजॉरिटी में इस अंदाज से आता है कि आप जो है ना किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, एज अ यूजर उस वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप वहां पे क्या करते हो, लॉग इन करते हो। आप उसको अपना डेटा देते हो, आप रजिस्ट्रेशन परफॉर्म करते हो। ऐसा ही है ना, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम अपना डेटा उस वेबसाइट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो हमारा डेटा जो है वो इस फॉर्म की फील्ड की तरह क्या लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है और हम यहाँ पे अपना डेटा लेने के बाद सबमिट कर देते हैं। अब वो डेटा पीछे जाके बैकएंड में कैसा सेव हो रहा है वो हमें समझना है कि जो हमारा डेटा होता है वो बैकएंड में जाके इस अंदाज से जो है ना सेव हो रहा होता है। जो आपकी पिछली डेफिनेशन में बोला गया था कि भाई स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट, डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट, वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट हमारा ये वाला फॉर्मेट है जो हम फॉर्म की मदद से डेटा फिल करते हैं और वो आपका डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में, यानी कि टेबल की फॉर्मेट में रॉज और कॉलम में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ये वो कलेक्शन ऑफ डेटा है जो किसी भी टेबुलर फॉर्मेट में हो ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, गेट कर सकें। अब देखो आप लोग बोल सकते हो कि भाई वो नाम लेकर आओ जो राम कुमार, राम से स्टार्ट हो रहा है, वो बंदा लेकर आओ जिसकी एज जो है वो 22 है। बात समझ आ रही है? तमाम फीमेल्स को अलग कर दो, तमाम मेल्स को अलग कर दो। बात समझ आ रही है?
तो ये जो मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से गाइस, ये मेरी क्यूरी है, ये मेरा प्रॉब्लम है, डेटा को एनालाइज करने का एक तरीकेकार है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास एक सिनेरियो है। अब जब जब एक फॉर्म डेटा फिल होगा तो वो नेम के कॉलम में जाके ऐड हो जाएगा, एज यहाँ पे, और जेंडर आपका यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आई कि ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो फिर हमें क्या समझना है कि हमारे पास ये मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है, डेटाबेस का क्या रोल है, और डेटाबेस किस किस्म का डेटाबेस है। तो गाइस जब हम एक फॉर्म फिल करते हैं अपने कंप्यूटर से, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोला गया था। इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्यों बोला गया था भाई? हम किसी डिवाइस से फिल करते हैं, वो डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, वो हमारा मोबाइल हो सकता है, वो हमारा लैपटॉप हो सकता है, वो हमारा कंप्यूटर हो सकता है। तो हम इसको फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, और हम इस फॉर्म को अपने कंप्यूटर से फिल कर रहे होते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो डेटा आपका कहाँ जाके सेव हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और क्यों लगता है? क्योंकि आप कहीं भी गूगल पे किसी भी जगह से लॉगिन करते हो, तो गूगल आपको कहीं भी किसी भी जगह से लॉगिन करने की क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है, और लॉगिन हो भी जाते हो, तो जाहिर सी बात है उसने आपका डेटा, आपकी मेमोरी कहीं ना कहीं सेव करके रखी हुई है। और आप अगर उस कहीं, जैसे आप अभी आपने अपने घर पे अकाउंट बनाया होगा गूगल का, लेकिन यहाँ पे आके आप लॉगिन करते हो, और लॉगिन करते वक्त अगर आप पासवर्ड गलत डालते हो, तो वो आपको बोलता है भाई आपका पासवर्ड गलत है। अब कोई आपको सही गलत बता रहा है, इसका मतलब है कि उस आपकी जो डेटा, एक्चुअल डेटा उसके पास वो मौजूद है। जब भी तो आपको बता रहा है कि तुम गलत डाल रहे हो या सही डाल रहे हो, इसका मतलब उसका डेटा आपका परसिस्टेंट, यानी कि मुस्तकिल तौर पे, टेम्परेरी नहीं, मुस्तकिल तौर पे आपका डेटा रखा हुआ है अपने पास। और जब जब आप जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कबूल करता है, उस डेटा को चेक करता है, वैलिडेट करता है, और फिर आपको अपना गूगल पे क्या करने देता है, आपको लॉगिन करने देता है, और आप गूगल पे लॉगिन हो जाते हो। तो बात समझ में आई कि हमारा डेटा जो है वो हमारा एक डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब वो डेटाबेस में कैसे सेव होता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो डायरेक्टली डेटाबेस में सेव नहीं होता। जो पीछे की बैक स्टोरी चल रही होती है, वो बैक स्टोरी ये होती है कि पहले आपका कंप्यूटर या आपका जो फॉर्म है, जो डेटा लेता है, वो पहले कहाँ जाता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाता है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका डेटाबेस के अंदर डेटा क्या करवाता है, सेव करवाता है। फिर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो या या कोई बात करते हो, तो वो फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भेजता है, और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी स्क्रीन पे आपका डेटा क्या कर देता है, शो करवाता है। बात समझ आई? यानी कि सिनेरियो हमारे पास ये हुआ, अपनी अपनी स्क्रीन पे देखें, अपनी अपनी स्क्रीन पे फोकस रखें। सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है भाई? अ, हम लोग जो को बहुत तेज़ चल रहे हैं कि पता लगता नहीं है कि हम कब से कब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार को बयान नहीं करें। कंप्यूटर से हमने अपना डेटा फिल किया, तो पहले मैनेजमेंट सिस्टम, देखो हमेशा मैनेजमेंट सिस्टम बीच में बैठा हुआ होता है। बात समझ आ रही है? हमेशा जो मैनेजर होता है वो आपके सेंट्रल पॉइंट पे होता है, और सेंट्रल पॉइंट पे बैठ के चीजों को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो अभी हमने देखा कि डेटाबेस से पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, और वही तमाम चीजें मैनेज कर रहा होगा। वो कौन सी चीजें हैं जो ये मैनेज करता है, वो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। मैंने आपको यहाँ तक की स्लाइड करवाई थी। हाँ, मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, और माई एसक्यूएल जो है वो गाइस मेरे पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है भाई? जब हम माई एसक्यूएल की बात करेंगे तो ये मैनेजमेंट सिस्टम है। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मुझे डेटाबेस कौन बताएगा? हाँ भाई, हबीबा, हमने क्या पढ़ा था डेटाबेस की डेफिनेशन? उर्दू में बता दो, तुमने लिखा है। तुम बताओ। वो जगह जहाँ डेटा स्टोर होता है भाई, ये देखो डेफिनेशन बताई हुई मैंने, कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा, और हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मैं आपको उर्दू में, हाँ, ये मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा। और डेटाबेस क्या होता है कि हमारे पास डेटा का कलेक्शन है। अब देखो डेटा का कलेक्शन किसको बोल लो भाई, डेटा का कलेक्शन ये है ना, ये देखो ये रहा डेटा का कलेक्शन, ये देखो डेटा का कलेक्शन है ना, कह सकते हैं इसको स्टोरेज बॉक्स, इसको आप एक अलमारी कह सकते हैं जिसमें डेटा बंद हुआ हुआ है, एक डब्बा कह सकते हैं जिसमें डेटा बंद हुआ हुआ है, ये बोल सकते हैं। लेकिन देखो, आपने जब भी डेटा बंद करना है तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में करना है। देखो, जब आप एक फॉर्मेट में करोगे, एक तरकीब से करोगे, तो आपका जो एक्सेस है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का एक बहुत बड़ा मजमुआ, जो कि टेबुलर फॉर्मेट में या किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव हो, और उसको हम इजीली तौर पे क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। बात क्लियर हो गई? अब कोई डेफिनेशन पूछे तो आपने उसको अच्छी तरीके से बताना होगा। अच्छा भाई, ये पॉपुलर डेटाबेसेस हैं, और इसमें माइस्क्यूएल आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ रहा है, पोस्टग्रेसक्यूएल आ रहा है, ओरेकल आ रहा है, मारिया डीबी आ रहा है, तेरा डेटा आ रहा है जी।
भाई हमारे पास ये जो इनमें इनमें जो है ना तमाम की अपनी अपनी सर्विसेज हैं, अपने अपने मामलात हैं। एज अ प्रैक्टिस के तौर पे स्टूडेंट लेवल पे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को इस्तेमाल कर रही हैं। हम ज्यादा फोकस करते हैं माई स्क्वेल को और पोस्टग्री को। हम जो है ना एक्सेस को भी करते हैं। मतलब हर हर की ना अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी एक डोमेन है, और इसके अकॉर्डिंगली है ना हम जो हमारे कोर्स का हिस्सा, और ये वाली बात भी है कि कोर्स का हिस्सा भी है, और कोर्स में जो पढ़ाने को बोला है वो हमारे पास जो है ना हमारा माइस्क्वेल है और हम ये पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक चीज समझ में आ जाती है ना, तो आप किसी और पे बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप उस पे इंटरफेस चेंज होते हैं, करने का तरीकेकार चेंज होता है, आप ट्रांसफर कर सकते हो। हायरार्की और जो है ना मेंटेलिटी एक ही होती है। हाँ, ये कोडिंग नहीं है, इसमें कोडिंग तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हम यहाँ पे क्यूरीज चलाएंगे और एक लैंग्वेज सीखेंगे जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं। तो भाई हमारे पास गाइस अब आपको समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि हमारे पास दो किस्म के डेटाबेसेस होते हैं। डेटाबेसेस तो समझ में आ गया डेटाबेस क्या है, लेकिन डेटाबेस की दो किस्म होती है। ये इंटरव्यू में बहुत पता किया जाता है कि डेटाबेस की एग्जाम बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे एक है रिलेशनल, ठीक है भाई, और एक है नो एसक्यूएल। क्या है जैनुल आबिदीन, गौर से देखो, एक है रिलेशनल। रिलेशनल से क्या समझ में आ रहा है भाई? इसका कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई लिंक होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। और एक है नो एसक्यूएल, और नो एसक्यूएल का मतलब समझेंगे कि क्या है। जब आप एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं लिखो, मैं आपको बताऊंगा एसक्यूएल का ना मजीद बताऊंगा, तो आपको उस वक्त अच्छा समझ में आएगा। जब हम रिलेशनल की बात करते हैं गाइस, तो हमें ये बोला जाता है कि भाई अब यहाँ पे ये वाला सिनेरियो होगा कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आके आपको समझाने की कोशिश करूं, पेंट पे बहुत कम काम करना किया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भाई गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेक्शन बॉक्स बनाया, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और यहाँ मैंने एक बॉक्स बनाया। और अच्छा भाई, इस बॉक्स को मैं कलर देना चाहता हूँ, और मैंने काफी टाइम हो गया मैंने पेंट इस्तेमाल नहीं किया, तो अच्छा, यहाँ पे जो मैं बॉक्स बनाता था वो सॉलिड बॉक्स बनता था ना एक, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स है, मुझे ये रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा शायद। हाँ, अब ये बना, ठीक। तो मैंने यहाँ पे गाइस अपना, मेरे पास ना एक टेबल है, मैं आपको बताता हूँ कि टेबल का मकसद क्या है। ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया, और मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, तो मेरे पास एक और टेबल बन जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंट्रोल पकड़ूं, जब भी हम वर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चलो खैर है। फिर मैंने एक और यहाँ पे एक और जो है ना, मैंने यहाँ पे एक डब्बा और बना लिया, मैं इसको टेबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक और टेबल बना लिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल टेबल बना लिए, मैंने इसको सिलेक्शन पे कर लेता हूँ। अच्छा, मैं इसको सेलेक्ट ऑल। अच्छा, अगर मुझे किसी को पकड़ना होगा तो मैं क्या करूंगा गाइस? इसे मैंने इसको पकड़ के मूव करना है, बड़ा खतरनाक सीन है। तो चलो खैर है, मैं आपको जो बताना चाहता था, मैं आपको किसी और डिवाइस से बताता हूँ। टेंशन वाली बात नहीं, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। हम यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन ऑलरेडी ओपन है। तो बताने का मुद्दा ये था कि पहले हम इंसर्ट पे चलते हैं, और इंसर्ट पे चलने के बाद होम पे, लेआउट पे, उसको कर लेते हैं ब्लैंक। सही है भाई, और ब्लैंक करने के बाद मैं इंसर्ट पे चलता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको फुल ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसमें से पॉइंटर और मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। अब देखो मेरे पास सिनेरियो क्या है कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, और ये टेबल जो है वो मेरा यूनिवर्सिटी का है। मेरा जो है वो, ये क्या हो रहा है, ये मेरा यूनिवर्सिटी का एक टेबल है, और इंतहाई अच्छा है। अब देखो समझने का मुद्दा क्या है, यानी कहने का बात क्या है, जो मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को बताना कि जब मैं चाहता हूं और जब मैं बातचीत कर रहा होता हूँ गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस है, और अब मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाता हूँ, एक, मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया, दो, मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया, तीन, मैंने यहाँ पे एक और टेबल बनाया। जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो, तो आपके पास बेशुमार डिपार्टमेंट होते हैं। हम जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास एकेडमिक्स एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, एडमिशन एक डिपार्टमेंट है, और बताओ, स्टूडेंट मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है। सही है, ये लाइब्रेरी एक डिपार्टमेंट है, एक बात कर रहा हूं, सिंपल है। तो अब यहाँ पे होता यह है कि हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें तमाम रिकॉर्ड रखते हैं किसी पर्टिकुलर जो है ना उसका, कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं टीचर की,
अगर हम बात कर रहे हैं क्लास की, अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो हमारे पास कितने टेबल हो गए गाइस? ये 3 टेबल हो गए। अभी हमने बात की थी एक टेबल की, यानी कि ये टेबल हो गया स्टूडेंट का, यहाँ पे कुछ अजीब ही हो रहा है, यहाँ पे टेबल हो गया टीचर का, ये यूनिवर्सिटी का टेबल हो गया, सिंपल है। ये हमारे क्लासरूम का टेबल हो गया, सिंपल है। और ये कोई और टेबल हो गया। अब मसला ये होता है गाइस कि यहाँ पे हर टेबल आपस में कनेक्टेड होता है और हर टेबल का एक ना एक कनेक्शन होता है दूसरे के साथ। यानी कि यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में हम बात करें कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो एक टीचर को हायर करता है, मैंने इसका कनेक्शन इसके साथ बिल्ड कर दिया। अब टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, ठीक है भाई। टीचर जो है वो किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा। अगर हम यहाँ पे कोर्स ले लें, कोर्स की बात करें, तो स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्स जो है ना वो लेता है, ठीक है भाई। कोर्स कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। टीचर को किसने हायर करा है? यूनिवर्सिटी ने हायर किया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरी जो हायरार्की बन रही है, ये कैसे बन रही है? हाँ, ये वाला सिनेरियो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो हम लोग, और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया, ठीक है भाई, ये मेरा स्टूडेंट का टेबल है। अब इसमें तमाम जो डिटेल है वो स्टूडेंट की आएगी, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया जो है ना कोर्स का, जो कि स्टूडेंट कोर्स गेट करेगा। एक मेरा जो है वो है टीचर, ठीक है भाई। और एक मेरे पास जो है ना वो है, मैंने क्लास का ले लिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्लास की डिटेल है। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टेबल नहीं होता, हमारे पास बेशुमार टेबल होते हैं। और टेबल जो है वो हमारे पास एक से जायद होने का मकसद ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट होगा उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी, उसकी आईडी, उसका नेम, उसका रिकॉर्ड पूरा। कोर्स की तमाम डिटेल यहाँ लिखी जाएगी। टीचर की डिटेल यहाँ लिखी जाएगी। क्लास की डिटेल यहाँ लिखी जाएगी, उसमें कितनी बच्चों की प्लेस करने की जगह है। तो यहाँ पे इन सबका एक कनेक्शन बनता है। यानी कि कोई स्टूडेंट है जो कि कोर्सेज में जो है ना एनरोल करता है, उस कोर्स को पढ़ाने वाला कौन है? टीचर है। टीचर, और कोर्स को कंडक्ट कहाँ किया जाएगा? किसी ना किसी क्लास में। तो ये इन सबका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, एक हायरार्की बन जाती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहाँ पे जब बात की जाती है रिलेशनल डेटाबेस, तो इस बोलता है कि इट कंटेन वन और मोर टेबल एंड इट इज दीज टेबल दैट स्टोर डेटा। मींस बात ये समझ में आई कि जब हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की, तो उसमें एक और एक से ज्यादा क्या होंगे? टेबल होंगे। और उन टेबल का आपस में क्या होगा? एक कनेक्शन होगा। और उसमें टेबल जो है डेटा डेटा स्टोर होगा। A relational database is a collection of one or more tables। बात समझ आई? पहले जो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ अ डेटा। यानी कि जब हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या था? कलेक्शन ऑफ डेटा। सही है भाई। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल की डेफिनेशन क्या है कि टेबल हमारे पास क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स, और उनका आपस में कनेक्शन होगा, एक लॉजिकली दिमागी तौर पे एक जो है ना लिंक होगा, जिससे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पे ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दी हुई है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट वन आईडी सैम, टू मैरी, थ्री पे टाइम। अब यहाँ पे कोर्सेज हैं, और कोर्स बताया जा रहा है कि वन पे एसक्यूएल सर्वर है, टू पे ASP.NET है, तीन पे मोंगोडीबी है, चौथे पे जावा है, पांचवे में क्या है? PHP है। अब यहाँ पे एक हमने टेबल बनाया जो कि मजीद एक नया टेबल था, और वो बता रहा है स्टूडेंट कोर्स के नाम से, जो हमें ये बताएगा कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में क्या हुआ है? एनरोल हुआ है। बात समझ आ रही है? अब आपको पता लगा कि एक और एक से ज्यादा टेबल की क्यों जरूरत है। यानी कि अब हमें ये पता लगेगा इस टेबल से कि वन वाले ने वन वाला कोर्स लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को बुलाया गया है। ठीक है भाई, स्टूडेंट आईडी कहाँ से आई है? यहाँ से। कोर्स आईडी यहाँ से आई है, यहाँ से। अब वन 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 का मतलब क्या है? वन। अब यहाँ पे देखो, वन कौन है? सेम। नहीं, देखो यहाँ पे जाएगा वन, और वन में कौन है? सेम, क्योंकि हम लोगों को नाम से पहचानते हैं। तो अब वन का मतलब क्या है? वन यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, इसका मतलब है कि सैम ने कौन सा कोर्स उठाया हुआ है? हाँ। और इसी तरह सैम ने क्या उठाया हुआ? टू टू पे क्या है? ASP.NET भी उठाया हुआ है। और सैम ने जो है वो मोंगो डीबी भी कोर्स उठाया हुआ है। ठीक है भाई। इसी तरह जो टू है, टू मैरी है, मैरी ने सिर्फ और सिर्फ मोंगो डीबी उठाया हुआ है, और मैरी ने हमारे पास जावा उठाई हुई है। बात समझ आ रही है? अब मैं तीन चार कहां से देख रहा हूँ? तीन चार मैं यहां से देख रहा हूँ।
इसी तरह जो हमारे पास टाइन है, टाइन ने सिर्फ और सिर्फ मोंगोडीबी और टाइन ने क्या उठाया हुआ है, पीएचपी उठाया हुआ है। तो अब देखो ये जो कनेक्शन बिल्ड हुआ, इससे हमारी जो कनेक्शन और जो हायरार्की बिल्ड हुई, इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। बात क्लियर हो रही है गाइस कि एक रिलेशन है, लॉजिकल रिलेशन है टेबल के दरमियान में। तो गाइस जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसके लिए हम अब अपनी क्यूरी को लिखने के लिए, हम कम्युनिकेशन करने के लिए अब इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल। यानी कि जो हमारा माई एसक्यूएल है वो एक आरडीबीएमएस है, यानी कि एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई पूछे कि MySQL क्या है, तो आप बोलोगे MySQL एक RDBMS है, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास लॉजिकली कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल्स होंगे, सिंपल है। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और वो लैंग्वेज कौन सी है, एसक्यूएल। और एसक्यूएल का मतलब क्या है, एक क्यूरी लैंग्वेज जिसमें हम कोई क्यूरी करते हैं, कोई प्रॉब्लम करते हैं, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें बताया जाता है। और वो क्यूरी क्या होगी कि भाई तमाम डेटा को सेलेक्ट कर लो, तमाम डेटा को डिलीट करो जिसमें जो है ना नाम मैरी आ रहा है, ठीक है भाई, वो आईडी उठा के लाओ जिसमें जो है स्टार्टिंग जो है वो एस से हो रही है। ये मेरी क्यूरी है। तो इसको लिखने के लिए एक लैंग्वेज बनाई गई है। क्या लैंग्वेज है, नहीं, MySQL एक मैनेजमेंट सिस्टम है और एक आरडीबीएमएस है। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एसक्यूएल इस्तेमाल कर रहे हैं। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करेंगे ये बातचीत करने के लिए। अब वो बातचीत क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो हमें ये बात समझ में आई कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस की बात की जा रही है, और आरडीबीएमएस क्या इस्तेमाल करता है, एसक्यूएल इस्तेमाल करता है। अब हमें ये बात क्लियर हो गई भाई, देखो पुरानी वाली स्लाइड है, पुरानी वाली, यानी कि पहले जो हमारा कंप्यूटर था वो किससे बात करता था, डीबीएमएस से। अब वो डीबीएमएस क्या हो जाएगा, आरडीबीएमएस हो जाएगा। और वो जो डेटाबेस था वो कौन सा डेटाबेस हो जाएगा, हाँ, और जो बातचीत कंप्लीट होगी वो कौन कर रहा होगा, एसक्यूएल कर रहा होगा। यानी कि हमें ये बात क्लियर हुई कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो एसक्यूएल कंप्लीट करेगा। अच्छा, ऊपर नीचे होगा, यानी कि पहले ऐसे था और इसके बाद जो है ना हमें पता लगेगा कि अब एसक्यूएल हमारे पास जो है हमारी बातचीत को कंप्लीट कर रहा होगा। और जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो एसक्यूएल से हेल्प से हो रहा होगा। ये भी हमारा डेटाबेस जो है वो रिलेशनल हो जाएगा, और ये भी हमारे पास जो डेटाबेस था वो रिलेशनल हो जाएगा। और रिलेशनल का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नो एसक्यूएल की गाइस। तो नो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं होता। क्या मतलब, जो हमारा डेटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में, जब इसको क्या बोला गया है, नो एसक्यूएल, क्योंकि गाइस वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में आपका जो डेटा है वो टेबल की फॉर्मेट में होगा। एक क्यूरी, एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का मतलब है कि हम जिस पे क्यूरी लगा रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस क्या था, जिसमें हमारे पास टेबल के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और एक से टेबल की फॉर्म में, यानी कि जो एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल जैसे नो एसक्यूएल है, इसका मतलब क्या है, एसक्यूएल नहीं। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है, यानी कि एसक्यूएल जो ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो एसक्यूएल नहीं होगा वो टेबल के फॉर्मेट में, हाँ, और वैसे बताता हूँ, हम मोंगोडीबी आप सुनते हो ना, मोंगोडीबी, मोंगोडीबी जो यूज होता है वो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा देखें गाइस, प्लीज फोकस रखें, अपनी मुझे स्क्रीन पे देखते रहें, अपनी स्क्रीन पे देखें। मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें हमारे पास एक तरकीब होती है, एक हायरार्की होती है। टेबल जो है वो हमारे पास मल्टीपल टेबल होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम नो एसक्यूएल की बात करते हैं गाइस, तो उसमें टेबल बेस्ड डेटाबेस नहीं होता। उसमें हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस होता है, यानी कि हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट में अपना डेटा सेव करवाते हैं, सिंपल है। और ये उसकी कुछ टाइप्स हैं, रेडिस, कैजेंड्रा और मोंगोडीबी। यानी कि ये हमारे पास, जैसे कि MySQL पढ़ रहे हैं, ये MySQL एक आरडीबीएमएस है। इसी तरह कैजेंड्रा, रेडिस और मोंगोडीबी ये हमारे पास नो एसक्यूएल है, यानी कि इसमें हमारे पास टेबल बेस्ड डेटा नहीं होता, यानी कि वो डॉक्यूमेंट में सेव होता है। बात समझ आ रही है, किस फॉर्मेट में होता है, डॉक्यूमेंट में डेटा सेव होता है, तो इसको बोलते हैं नो एसक्यूएल। यानी कि अगर हम आम अल्फाज में बोले तो एसक्यूएल नहीं, जो भी एसक्यूएल नहीं होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो एसक्यूएल है वो हमारा जो एसक्यूएल है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगा, और वो कौन है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात क्लियर हो रही है गाइस। तो अब हम जब बात करते हैं एडवांटेजेस की,
तो माई एसक्यूएल हमारे पास की जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि माई एसक्यूएल जो है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब मुझे कौन बताएगा क्रॉस प्लेटफॉर्म में कौन कौन आ रहा है हमारे पास? विंडोज है, एंड्रॉइड है, मैकिंटोश है, मैक आईओएस है, और आखिरी कौन है? नहीं, लिनक्स, यूनिक्स, या फिर क्या है ये? नहीं, सबसे लास्ट वाला जो ये बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक मैकिंटोश या आईओएस या हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। और अगर मैं दिखा दूं शायद हम यहाँ पे लिनक्स, और लिनक्स का आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये लिनक्स का जो है ना हमारे पास लोगो है, तो आपने समझना है। तो भाई हम इसको किसी भी क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन। आज आगे जाके अगर आप नोड जेएस सीखते हो, जावास्क्रिप्ट का जो बैकएंड करने के लिए होता है, तो आप इसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो सर्वर साइड, और पीएचपी भी सर्वर साइड है, इसमें भी आप अभी हम क्योंकि पीएचपी सीखेंगे तो माइस्क्यूएल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। जब हम बात करते हैं ओपन सोर्स की गाइस, तो ओपन सोर्स का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो क्या कहते हैं पीएचपी ओपन सोर्स है, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, लिनक्स ओपन सोर्स है, पाइथन ओपन सोर्स है, माइस्क्यूएल ओपन सोर्स है, गिट ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से मुराद ये है, जैन ओपन सोर्स से क्या मुराद है? ओपन सोर्स से मुराद ये है कि इस इन सब का जो कोड है वो आपको मिल जाएगा, और उसमें आप कोई प्रॉब्लम, कोई चीज को एनालाइज करके, मतलब उस चीज पे आप अपना आइडिया, अपना व्यू पेश करके कोई प्रॉब्लम या कोई सॉल्यूशन आप उनको दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको ओपन सोर्स के बारे में बताता हूं। तो ओपन सोर्स पे जब हम चलते हैं तो हमारे दिमाग में आप जो है ना ओपन सोर्स जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ओपन सोर्स से हमारे पास क्या आता है दिमाग में? देखो मैंने भी ये डायग्राम यहीं से ली हुई है, खैर खैर है वैसे। जब हम ओपन सोर्स का वो ले लेते हैं तो ओपन सोर्स ना एक लाइसेंस की तरह है गाइस। Open source is a computer software that is released under a license in which a copyright holder grants user the right to use, study, change and distribute the software and its sources code to anyone and any for any purpose। यानी कि open source का मतलब ये है कि जो भी, जैसे कि मैं ये YouTube की वीडियो है, इस पे कॉपीराइट का जो लगता है राइट, है ना? अब उस पे क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा उसको क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। अब ये जो ये वाला राइट है ना, ये जो ये वाला लाइसेंस, वो भी लाइसेंस है ना, कॉपीराइट एक लाइसेंस है, तो ये भी एक लाइसेंस है जिसमें क्या बोलता है कि एक बंदा उसको यूज कर सकता है, स्टडी कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है उसके कोड में, किसमें? उसके सोर्स कोड में, और किसी कोई भी किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है भाई, और पब्लिक मैनर में, यानी कि ये एक लाइसेंस है। इसका मतलब है कि जो आप लाइसेंस ले लो, यानी कि अगर आपने बोला भाई देखो ये ना ये एक बोतल है, ये बोतल ओपन सोर्स है, अब इसका मतलब क्या होगा? तुम लोग इसको इसमें इसको चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, इसको तब्दील कर सकते हो, इसमें कोई खराबी आती है उसको तुम ठोक ठाक के ठीक कर सकते हो। बात समझ आ रही है? यानी कि इसमें तुम अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने इसको ओपन सोर्स कर दिया है, लेकिन ये मेरे लिए अभी अभी क्या है, अभी ये मैंने इस पे कॉपीराइट का लाइसेंस लगा दिया, तो इसका मतलब है कि कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, ये एक ही है और ये यूनिक रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ओपन सोर्स, जैसे कि हम बात करें जी एसओ में, आपको जी सॉक के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड है, ये हमारे पास जो है ना 2023 की टाइमलाइन बता रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ये आ चुका है। हम डायरेक्ट गूगल समर ऑफ कोड की चलते हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि 2024 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस? ओ, आज से स्टार्ट हो रहा है, माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम चलते हैं, उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल समर ऑफ कोड सेलिब्रेटिंग अवर 20th ईयर, इसके 20 साल पूरे हो गए गाइस, 20 पूरे हो गए हैं। तो है क्या गूगल समर ऑफ कोड? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भी एक हमारे पास ग्लोबल ऑनलाइन फोकस ऑन ब्रिंगिंग न्यू कंट्रीब्यूटर इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और ये कर रहे हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पे अगर आप बनना चाहते हो तो हम यहाँ पे इनकी लिस्ट देख लेते हैं। देखो ये आ चुके हैं शायद ना, अभी अभी रिलीज हो गया, आज रिलीज हो गया गाइस, आज से इस पे फोकस करो। और
और यूट्यूब पे आपको उसको पूरा हायरार्की मिल जाएगा कि कैसे हमारे पास जो है ना, या यहाँ पे आपके तमाम प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें आप कंट्रीब्यूट करते हो। बात समझ आ रही है? आइटम पर पेज, जैसे कि मैं अगर 10 कर दूं जैसा सपोज, तो क्या कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये कंट्रीब्यूटर आते हैं, ये प्रोजेक्ट्स आते हैं हमारे पास बेशुमार, इनमें से हमें चीजों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैं अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल वो देखूं, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आती है, इसका कोड आता है और बेशुमार चीजें आती हैं। अब मैं करूँगा गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। गेट स्टार्टेड में आके पहले मुझे लॉग इन करना पड़ेगा और मैं एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करूंगा। तो यहाँ पे ना बस आपका एलिजिबिलिटी बहुत आसान है। मस्ट बी अ स्टूडेंट और एन ओपन सोर्स बिगिनर, आपका स्टूडेंट होना लाजमी है। मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन देयर कंट्री ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ, अगर आप किसी कंट्री में हो, ये नहीं कि आप कभी यहाँ कभी इस कंट्री में, आप एक ही कंट्री में ठहर के रहोगे। मस्ट बी रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री नॉट करंटली एम्बार्गोड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये कुछ कंडीशन है, आप मजीद उसको पढ़ सकते हो। और आप एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मिल सकते हो जो कि गूगल का है, और गूगल आपको इसमें स्टिपेंड भी प्रोवाइड करता है। मैं आगे मजीद नहीं बताऊंगा, आप खुद जाके अपनी क्यूरियोसिटी से उसको देखना। और दूसरी बात गाइस क्या है हमारे पास, कि माई स्क्वेल वो कौन है, आरडीबीएमएस है। और जब भी हम आरडीबीएमएस का मतलब समझते हैं, कि हमें पता लग जाता है कि ये हमारे पास एक, देखो मैंने आपको बनाया हुआ भी है, एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा टेबल होंगे। अच्छा भाई, ये हमारे पास कंपनीज हैं जो कि कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं हमारे माइस्क्वेल को। हमारे पास इसमें यूट्यूब है, पेपाल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, जिसका नाम अब क्या हो गया है, क्या हो गया, एक्स, ईबे, सिस्को, बुकिंग डॉट कॉम, वालमार्ट, गिटहब। अपना डेटा को रोकने के लिए, डेटा को रखने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, उबर। अब आप लोग समझो इनका डेटा कितना बड़ा है यार, यूट्यूब का डेटा कितना बड़ा है, पेपाल अपना डेटा मैनेज करने के लिए, पेमेंट गेटवे ये, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब, अलीबाबा, पेटीएम, पेटीएम और वीचैट चाइना में चलता है, पेटीएम भी शायद चाइना में चलता है, टेक एंड इंडिया में चलता है, सॉरी पेटीएम, वो कहते हैं पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो, फ्लिपकार्ट, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपोस डॉट कॉम। ये तमाम हमारे पास जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके माइस्क्वेल को इस्तेमाल कर रही हैं। अब हम करते हैं क्या है गाइस एसक्यूएल से, वो मैं आपको बताने वाला था कि गाइस जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल में हम यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब ठीक हो गया, अपने डेटाबेस को क्रिएट करना, अपना डेटाबेस को क्रिएट करना, उसमें टेबल क्रिएट करना, डेटा को ऐड करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को शो करना या रीड करना, ये सारे काम हम एसक्यूएल की हेल्प से करेंगे। और उसके लिए हमें एसक्यूएल कमांड लिखनी पड़ेंगी, जो अभी हम फौरन करने वाले हैं। क्या करेंगे हम इसमें क्या सीखते हैं, मेजर जो हम सीखते हैं वो क्रिएट, ऐड, अपडेट, रीड और डिलीट, ये तमाम चीजें सीख रहे होते हैं। और उसको हम नाम देते हैं कभी कभार CRUD। इसको क्या बना, इसका मतलब क्रड या क्रूड जो बोलो। क्रिएट का मतलब ये है कि आप क्रिएट पे इधर आओगे, यानी कि अपना डेटाबेस और अपना टेबल क्रिएट करोगे। रीड की बात जब करोगे तो अपना डेटाबेस में से डेटा क्या कर रहे होगे, रीड कर रहे होगे। अपडेट का मतलब है कि आप चीजों को क्या कर रहे होगे, अपडेट कर रहे होगे। और डिलीट का मतलब है चीजों को क्या कर रहे होगे, तो उसको बोलते हैं क्रड। ठीक है भाई। और रीड तो हमारा जब हम डेटा ऐड करेंगे तो हम रीड भी कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके लिए हमें क्या चलानी पड़ती है, एसक्यूएल की कमांड्स चलानी पड़ती हैं। अब नहीं, गिटहब की तरह नहीं है। अब अगला जो हम सेशन अटेंड करेंगे और उसमें हम सीखेंगे कि हमने अब प्रैक्टिकल कैसे करना है और स्टार्ट कैसे करें। तो मैं 2 मिनट के लिए अच्छा गाइस देखें, अगर हमें प्लीज जरा और से देखिएगा, आपने मेरे स्क्रीन पे जरा फोकस करके देखिए। अब हमें अगर एसक्यूएल की कमांड चलानी है और एसक्यूएल की तमाम कमांड चलानी है, तो इसके लिए हमें बकायदा पूरा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है भाई, देखो गौर से, हमें एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है और वो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा सर्वर एनवायरनमेंट होता है। और हमें यहाँ पे अपने सर्वर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास, हम सर्वर तो खरीद नहीं सकते, या सर्वर जो है ना हम अभी वो नहीं कर सकते, किसी से सर्विस सर्विस के तौर पे नहीं ले सकते। ठीक है, हम जो है ना, हमें सर्वर प्रोवाइड किया जाएगा। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमारे पास एज लोकल लोकल सर्वर के तौर पे प्रैक्टिस के लिए
और एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस के लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट हमें सर्वर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है भाई। और उनमें जो मशहूर सर्वर है वो है जैम और वैम सर्वर, क्योंकि इसके लिए हमें बकायदा पूरा एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, और वो एनवायरनमेंट हमारा जो है वो जो है ना हमारा ये जैम सर्वर बना के देगा। और क्योंकि हम जब अपना माइस्क्वेल चलाना चाहते हैं या पीएचपी का कोड रन करना चाहते हैं गाइस, तो हमें यहाँ पे 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है पीएचपी की, एक होती है माइस्क्वेल की, और एक होती है अपाची सर्वर की। या तो हमें काम करें, हमें जब भी माइस्क्वेल चलाना होगा तो हमें अपाची सर्वर की जरूरत पड़ेगी, ये सर्वर है। हमें पीएचपी चलानी है तो भी हमें अपाची सर्वर की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को अलग अलग डाउनलोड करते हैं। पीएचपी को अलग डाउनलोड करेंगे, माइस्क्वेल को अलग डाउनलोड करेंगे, और अपाची को अलग डाउनलोड करेंगे, और फिर इनको तीनों को रन करेंगे, और तीनों को रन करने के बाद अपना कोड चेक करेंगे, जो कि एक बहुत खतरनाक मसला है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को एक ही जगह पे पाते हैं, और उस जगह का नाम है वैम सर्वर। और ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें से हम जैम सर्वर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम जैम की बात करते हैं गाइस, तो जैम सर्वर के अंदर वो हमें बोलता है कि भाई तुम्हें सिर्फ एक डाउनलोड करना है, जिसमें तुम्हें मैं अपाचे सर्वर भी दूंगा जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें मारिया डीबी भी दूंगा, तुम्हें पीएचपी भी दूंगा, तुम्हें माइस्क्वेल भी दूंगा, और तुम्हें पर्ल भी दूंगा। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें दे रहा है हमें। या तो हम अलग अलग पीएचपी, माइस्क्वेल और अपाचे सर्वर डाउनलोड करें, हम क्यों ना जैम इस्तेमाल कर लें। जैम में हमें ये सर्वर भी मिलेगा, अपाची सर्वर, और जो कि अपाची ग्रुप्स ऑफ उन्होंने बनाया है, देखते हैं अभी, मारिया डीबी, पीएचपी और पर्ल, ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे आके जैम को डाउनलोड कर लेते हैं, और विंडोज के लिए डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है, फिर नेक्स्ट आता है, किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आता है, इसमें वर्डप्रेस देखो आ गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर फिनिश करने के बाद हम किस पे क्लिक करेंगे बताओ। अमेरिका गाइस, अमेरिका, हम लोग अमेरिका के अंडर में आते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, आ, कह सकते, हाँ, बस क्या कर सकते हैं। आ, मैं ना कल लास्ट दफा वो मैं सोच रहा था ये, कि आप लोगों को पता लगा कि ये बात बड़ी अच्छी होती है डिस्कशन करने वाली, और हम रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए ऑन करके, चलो ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे, और आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास गाइस ये कंट्रोल पैनल आता है, और ये कंट्रोल पैनल पे आके हम अपना सर्वर और अपना माइस्क्वेल दोनों को स्टार्ट करेंगे, जब भी हम माइस्क्वेल को यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। हैं, सिर्फ 2 करने शुरू के। हमें माइस्क्वेल के लिए, अगर हमें पीएचपी और माइस्क्वेल चलाना है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों को स्टार्ट करना होगा, और इससे हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा माइस्क्वेल भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ग्रीन हो जाते हैं, और ग्रीन होने का मतलब है कि ये स्टार्ट हो चुके हैं, और बटन पे स्टॉप लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है भाई। तो गाइस जब हम यहाँ पे करते हैं, तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे जैम मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे जैम मौजूद है। जब हम जैम को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने कैसे इंस्टॉल करना है। आपने जैम पे वेबसाइट पे जाना है, आप जैम लिखोगे, सबसे टॉप पे आ जाएगा, और आप इस पे क्लिक कर दो। तो गाइस ये है क्या, ये एक मोस्ट पॉपुलर पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यानी कि अगर आपको पीएचपी चलानी है, बैकएंड चलाना है, माइस्क्वेल चलाना है, तो आपको ये एनवायरनमेंट क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो जैम क्या है, जैम एक कंप्लीटली फ्री, इजी टू इंस्टॉल अपाची डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग MariaDB, PHP, Perl. The XAMPP open source package has been set up to incredibly easy to install and to use. यानी कि कोई इतना खास सिनेरियो नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम विंडोज पे जो है ना वो क्लिक कर देंगे, और हमारा जो है ना जैम इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करके इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या गाइस, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, जब मैं अपने लोकल डिस्क सी पे आऊंगा ना गाइस, तो फिर यहाँ पे आपको आपका जैम वाला फोल्डर नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है जैम वाला फोल्डर, ये रहा। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको माइस्क्वेल मिल रहा है, पीएचपी मिल रहा है, ठीक है, पीएचपी माय एडमिन, सेंड मेल, ये तमाम वो हमारे पास हैं, जो कि ये htdocs, ये तमाम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर हैं। अभी हम इसमें यहाँ पे माई स्क्वेल यानी कि पीएचपी माय एडमिन यहाँ पे चलते हैं, या माई स्क्वेल पे चलते हैं। जैसे पीएचपी माय एडमिन पे गया मैं, तो यहाँ पे आके मेरे पास
मैं जो अपने डॉक्यूमेंटेशन में चलता हूँ शायद तो यहाँ पे तमाम पीएचपी की फाइल्स होंगी और तमाम जो है ना हमारे पास पूरा सेटअप बना इस इन फाइल से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमें ये बात पता है कि ज़ैम के अंदर हमें यहाँ पे तमाम चीजें दी जाती हैं। हमें यहाँ पे माइस्क्ल मिलेगा और माइस्क्ल के अंदर अगर हम डेटा के अंदर आते हैं तो हमारे पास तमाम डेटाबेसेस यहाँ पे बने हुए होंगे। जैसे किसी ने बनाया हुआ अब्दुल, अब्दुल न्यू, अजमल, ये तमाम क्या बने हुए डेटाबेसेस बने हुए जो किसी ने बनाया हुआ है। देखो ये रखे हुए सारे डेटाबेस, लारावेल 2, लारावेल रजिस्टर, लारा और इन्फो, ये तमाम क्या बने हुए डेटाबेसेस बने हुए हैं जो किसी ने बनाए हुए हैं। अब हम कोई नया डेटाबेस बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अच्छा हम इतना ही रखेंगे और हमने क्या करना है गाइस, हमने अपना जो है ना कंट्रोल पैनल ओपन करना है और यहाँ पे ये मौजूद है जैम कंट्रोल पैनल डॉट एक्जी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आने की तकलीफ ना करनी पड़े तो आप यहाँ पे आके डायरेक्ट जैम लिखेंगे तो यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल आ जाएगा और आपने इसको ऑन कर लेना है। जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें आ जाती हैं और आप लोग देखो कि अपाची और माई एसक्यूएल, अपाची और माई एसक्यूएल, अभी इनको स्टॉप कर दूंगा तो ये स्टॉप हो जाएंगे और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाते हैं और क्या कहते हैं ये अभी ऑन हो ऑफ हो जाएंगे। तो ये दोनों ऑन है, ग्रीन का मतलब है कि क्या है ये। और गाइस ये हमारे पास अब यहाँ पे मैं एडमिन पे जब क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा वो हो गए, इनको हम नो कर देते हैं। चलो मैं जब एडमिन पे क्लिक करूंगा तो एडमिन का मतलब ये कि मैं अपना एडमिन पैनल खोलना चाहता हूं और यहाँ पे ये हमारा एडमिन पैनल हमें खोल के देगा जो कि अभी हमें नहीं दिखा रहा। सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इस स्लाइड पे लेके आता हूँ गाइस और मैं आपको यहाँ बताने वाला था कि हमें यहाँ पे जब ये तमाम कमांड चलानी है तो इन तमाम कमांड को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टेप 0 यानी कि माई एसक्यूएल यानी कि पीएचपी माई एडमिन की, यानी कि जैम सर्वर से हम अपाची सर्वर प्लस मारिया डीबी प्लस पीएचपी प्लस पर्ल ये तमाम की खसूसियत ले लेंगे और हम ये खसूसियत लेने के बाद ये वाला हमारा जो मेन है ना, ये हमारा मेन है जिसपे हम अपना माइस्क्यूएल का काम कर रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे। तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और फिर मैं अपनी वीडियो यहीं पे रखूंगा। मैंने यहाँ पे आके गाइस यहाँ पे ना हमारे पास एक पोर्ट होता है और उस पोर्ट पे हमारा काम चल रहा होता है। इस पोर्ट जो ये पोर्ट है ना गाइस, हमारा जो सर्वर है वो इस पोर्ट पे चलता है। आपने देखा लाइव सर्वर जब हम चलाते हैं तो लाइव सर्वर भी एक पोर्ट पे चलता है, देखा 255 ऐसी कुछ होती है। तो यहाँ भी एक पोर्ट है 88, क्या पोर्ट है 88। अब मुझे यहाँ पे अपना माई एडमिन चलाना है, यानी कि अब मैं यहाँ पे आऊंगा और अपने जरा मैंने अपने इसको देखना है, मैंने लोकल होस्ट लिखा, फिर मैं यहाँ पे कॉलन के साथ 88 लगाऊंगा और फिर यहाँ पे आके मैं पीएचपी माई एडमिन लिखूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरा वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे मैं अपना तमाम डेटाबेसेस टेबल्स और अपने एसक्यूएल की कमांड चलाऊंगा। तो बात क्लियर हो रही गाइस, ये है पीएचपी माई एडमिन। क्या है ये, जो कि खुद किस पे बना हुआ है, इंडेक्स डॉट पीएचपी वाली फाइल खुली हुई है, ये भी पीएचपी पे बना हुआ है पूरा। और यहाँ पे तमाम क्या बने हुए ये, अगर मैं किसी एक डेटाबेस को खोलूं अब्दुल न्यू के नाम से तो यहाँ पे इसमें टेबल बने हुए होंगे, स्टूडेंट के नाम से टेबल बना हुआ है और आपको देखो स्टूडेंट का, स्टूडेंट में आईडी है, नेम है, क्लास है और क्या है, और उसमें पूरा डेटा आपका क्या रखा हुआ है, हाँ डेटा रखा हुआ है। और उसमें आप जाके एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो एसक्यूएल की तमाम कमांड चला सकते हैं। बताओ क्या क्या है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वही 4 कमांड आ गई। कौन कौन सी, करंट वाली, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड तो हम कर रहे होंगे। देखो जब हम स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ब्राउज पे जाएंगे तो हम यहाँ पे देखो डेटा तो रीड कर रहे हैं कि किस डेटा पे क्या मौजूद है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे अपडेट, रीड, डिलीट करते हैं। सही है भाई, अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे पास हमें अगर ये पूरा एनवायरनमेंट बनाना है तो एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, जैम की। जैम आपको सर्वर भी देगा, माई एसक्यूएल भी देगा, मारिया डीबी, पीएचपी भी देगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ 2-3 चीजों की जरूरत है गाइस। जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपको अपाची सर्वर चाहिए और क्या चाहिए, माई एसक्यूएल चाहिए। इन दोनों को ऑन करके आप अपना लोकल होस्ट खोलोगे, यहाँ पे आके ये पूरा कमांड लिखोगे। क्या कमांड लिखोगे, दोबारा बताता हूँ, लोकल होस्ट ये वाली कमांड। लेकिन अगर आपने ऑफ कर दिया तो ये खुलेगा नहीं सर्वर। सर्वर जब खुलेगा जब आपने जैम ओपन किया होगा और एंटर करोगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आके हम मजीद काम करते हैं।